हेलो बेस्ट इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। सबसे पहले आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हैं? अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। गुड। क्या आपको पता है कि एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भारतीयों से सालाना 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेजी बोलने वाले सुरक्षा कर्मी को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला जाता है और अंग्रेजी नहीं बोलने वाले को सिक्योरिटी गार्ड। सिर्फ अंग्रेजी बोलने की क्षमता के कारण एक सुरक्षा कर्मी जैसे मामूली कर्मचारी की कमाई 3 गुना बढ़ जाती है ना यह कमाल की बात? लेट मी नाउ टेल यू कि हम इस मैजिकल लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। बोलने के लिए सुनने की जरूरत होती है। आपको ऐसा थ्रिल महसूस होगा जैसा आपने शायद पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। मेरे फ्रेंड की फैमिली में भी ऐसा ही कुछ बदलाव देखने को आया है। तो अब इंतजार किस बात का है? आइए तो शुरू करते हैं। पहला है A for एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे मशहूर फल है। यह बहुत हेल्थी होता है, सुना है ना? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाएं, डॉक्टर घर से दूर भगाएं। यह कहाँ से आता है मिस्टर रोबो? एप्पल एक 6 से 15 फीट के पेड़ पर लगते हैं। एप्पल के पेड़ ठंडे क्लाइमेट में उगते हैं। चीन अकेला दुनिया के लगभग आधे एप्पल्स पैदा करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। अगली लाइन शुरू होती है I for इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे यह तो मुझे पता ही नहीं था। We will start with a new lesson now. इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं A, E, I, O और U। अब सब लोग मेरे बाद रिपीट कीजिए। A, E, I, O, U। क्या आपने ध्यान दिया कि वावल्स को बोलते वक्त कैसे भीतर से निकली हवा को कहीं भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि हवा आसानी से बिना किसी रुकावट के निकलती है। A, E, I, O, U। The word vowel comes from the Latin word vocalis, meaning vocal, relating to voice. यानी कि vowels का रिश्ता आवाज से है। The 21 consonants are B, C. अंग्रेजी भाषा में एक खास तरह के शब्द होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल्स हैं a या a, an और the। a और an दोनों का अर्थ एक होता है। दोनों ही अक्सर दूसरे वर्ड्स के साथ में प्रयोग होते हैं। जब साथ वाला दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब एन का प्रयोग होता है, और जब साथ वाला दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब ए का प्रयोग होता है। जैसे एन एप्पल, एक सेब, एन एलिफेंट, एक हाथी, अ कार, एक कार, अ बॉय, एक लड़का। द का प्रयोग भी हमेशा किसी दूसरे शब्द के साथ ही होता है। जब दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब द को दी कहते हैं, और जब दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब इसे द कहते हैं। द एलिफेंट, हाथी, द बॉय, लड़का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही लैंग्वेज फैमिली की हैं। का मतलब यह है कि चूंकि दोनों इंग्लिश और हिंदी एक ही फैमिली की लैंग्वेजेस हैं, दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। यह जानकर इंग्लिश के प्रति आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में क्या सिमिलैरिटीज हैं और एक को दूसरे में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। इंग्लिश की तरह हिंदी लेटर्स को भी उनके आवाज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में वावल को स्वर और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। अब जानते हैं कि हिंदी के 12 वावल्स और 33 कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश के 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल करके कैसे लिखते हैं। अ, ए, आ, डबल ए और कभी कभी ए भी। ई, आई, ई, डबल ई, ए आई, ओ, ए यू, अंग, ए एन, आ, ए एच। कई बार हम आ के लिए भी सिर्फ एक ए का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं शब्दों को बोलूंगा और फिर आप सब एक साथ उनको मेरे पीछे दोहराएंगे।
AIM, aim, लक्ष्य, to direct towards a particular person or object, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित करना. ABLE, able, योग्य, to have the skill and intelligence, कौशल और बुद्धि होना. APOLOGISE, apologize, गलती की क्षमा याचना. By, BY, पास में, close to or near to, निकट या करीब. Cop, police, a police officer, पुलिस अधिकारी. Did you know that the word cop comes from copper, जो कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में पुलिस वाले कॉपर यानी तांबे के बैजेस पहनते थे. Crack, टूटना, to break or split, often with a sharp noise, जोर की आवाज के साथ टूटना. Cousin, चचेरा भाई. आंख, the organ of sight in living beings, जीवों में देखने की. क्या आप जानते हैं कि आप आंख बंद कर छींक नहीं सकते हैं? MC, a person who introduces guests or entertainers at a formal occasion or is the master of ceremony. औपचारिक उत्सवों पर मेहमानों और कलाकारों का परिचय कराने वाला एक व्यक्ति. MC comes from MC, जिसका मतलब होता है master of ceremony, यानी कि उत्सव का मास्टर. Fit, स्वस्थ, to be in proper size, shape and health, स्वस्थ और सेहत से ठीक होना. Space between two things, दो वस्तुओं के बीच की जगह. Larynx, गले का वो हिस्सा जिससे आवाज निकलती है. Oscar, a prestigious American award for excellence in the film industry in any sphere, बहुत ही विख्यात पुरस्कार जो चलचित्रों से संबंधित है. Town, कस्बा, a densely populated area which is larger than a village but smaller than a city, एक घनी आबादी वाला क्षेत्र जो गांव से बड़ा लेकिन शहर से छोटा हो. Tantrum, गुस्से का आवेश. Yaks, हिचकी, a hiccup, हिचकी. Yahoo, an expression of great joy or excitement, खुशी या उत्साह की अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द. Zwieback, सूखी रोटी. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आखिरी मॉड्यूल इंग्लिश अल्फाबेट का. मुझे उम्मीद है कि इतनी ही मेहनत आप आगे के ग्रामर के लेसन्स में भी करेंगे. आज के मॉड्यूल में हम कार्डिनल नंबर्स यानी गणनात्मक संख्याओं के बारे में विस्तार से जानें. 1000, 1000, 10,000, 10,000, 100,000, 1 लाख, 1 million, 10 लाख, 10 million, 1 करोड़, 100 million, 10 करोड़. एक दिन में घड़ी में 6 कब बजते हैं? एक बार सुबह और एक बार शाम को. बिल्कुल ठीक. मतलब दिन में 2 बार, और इसे इंग्लिश में कहेंगे twice in a day और 2 times in a day. यहाँ पर twice या 2 times नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है. अक्सर नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लिकेशन नंबर्स के इंग्लिश उच्चारण में बहुत समानता होती है. जैसे 4 गुना को इंग्लिश में कहते हैं 4 times as much, और 4 बार को इंग्लिश में कहते हैं 4 times. 5 गुना को इंग्लिश में कहते हैं 5 times as much, और 5 बार को इंग्लिश में कहते हैं 5 times. दैनिक जीवन में अक्सर मल्टीप्लिकेशन नंबर्स के लिए 4 times as much या 5 times as much बोलने के बजाय हम संक्षिप्त रूप में 4 times या 5 times बोल देते हैं. बोलते वक्त बाकी संख्याओं का इस्तेमाल भी हम इसी प्रकार करते हैं. इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि उच्चारण करते समय इन दोनों संख्याओं में समानता लग सकती है, मगर इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं. कुछ एक लेटर्स को बदलकर हम किसी शब्द के उच्चारण की ध्वनि में कितना बदलाव ला सकते हैं. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फोनिक्स असल में होते क्या हैं. आप सब स्क्रीन की तरफ अब ध्यान दें. इंग्लिश के हर शब्द के हर लेटर की एक ध्वनि होती है, और यही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स मिलकर भी अलग अलग और नई प्रकार की ध्वनियां बनाते हैं. जैसे लेटर टी की ध्वनि है ट और एच की ह. अगर इन दोनों लेटर्स को जोड़ दें TH, तो जो ध्वनि उच्चारित होती है वह है थ, जैसे शब्द फेथ में. और अब अगर टी और एच के बीच सी जोड़ दें तो च की ध्वनि उच्चारित होगी, जैसे कि शब्द कैच में. वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. पहले वावल्स की ध्वनियों और उनके चिन्हों को देखते हैं. ए, साउंड ऑफ ए इन कैट, ए, कैट. ई, साउंड ऑफ ई इन पेट, ए, पेट. आई, साउंड ऑफ आई इन सिट, ए, सिट. ओ, साउंड ऑफ ओ इन हॉट, आ, hot. U, sound of U in cup, a, cup. और अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स की ध्वनियों और उनके चिन्हों को. G,
साउंड ऑफ जी इन गैप, ग, गैप। इनके अलावा एक और प्रकार की ध्वनियों का समूह होता है जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स तब बनते हैं जब हम दो वावल्स की ध्वनियों को जोड़कर उच्चारित करते हैं। इंग्लिश में 6 तरह के डिप्थोंग्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यह 6 डिप्थोंग्स हैं: ओ, साउंड ऑफ ओ इन काउ, आओ, cow, oi, sound of oi in boil, oi, boil, I, tiny, o, sound of o in broken, o, broken, u, sound of u in humor, u, humor। मगर इस बार हम ध्यान देंगे कि उनकी ध्वनि उच्चारित करते समय हमारे होंठ किस प्रकार हिलते या खुलते हैं। अब दो और मिलती जुलती ध्वनियां, o as in broken, o as in hot। देखिए कि किस प्रकार पहली ध्वनि में होंठ ज्यादा खुलते हैं और दूसरी में कम। यह भी देखिए कि इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण के लिए होठों को गोल आकार में सिकोड़ा जाता है। o as in broken, o as in hot। उच्चारण करते समय होंठ किस प्रकार हिलते हैं उस पर खास ध्यान दीजिए। आओ as in cow, oi as in oil, I as in tiny। अब आखिरी 3 ध्वनियों को देखते हैं। यू, ई, अ। इन तीनों ध्वनियों में होंठ अलग अलग प्रकार से हिलते और सिकुड़ते हैं। ध्यान दीजिए। यू, ई, अ। तो यह थी सबसे मूल ध्वनियां जो इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। साउंड ऑफ ए इन एस, आ, ash, ash, rock। Sound of a in ass, a, ass, ass, गधा। कीबोर्ड एक यंत्र जिसकी मदद से कंप्यूटर पर लिखते हैं। लेटर के के आगे अगर हम लेटर एन लगा दें तो लेटर के की ध्वनि साइलेंट हो जाती है, यानी क का उच्चारण नहीं होता है। ध्वनि बनती है न की। किसकी? न। चलिए देखते हैं कुछ शब्द जिनमें यह ध्वनि आती है। न, नी, घुटना, न, नॉट, गांठ। आई होप यू ऑल एंजॉयड लर्निंग फोनिक्स। तो अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इंग्लिश ग्रामर पर। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों के समूह को जिसके भाव पूरे हों सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। A group of words that expresses a complete thought is called a sentence। यह complete thought कुछ समझ में नहीं आया। इन 11 शब्दों को देखिए। of, letters, have, the, we, alphabet, all, English, learned, 26, the। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह शब्द कुछ भी संदेश नहीं दे रहे हैं। चलिए अब इन शब्दों को इस तरह से अरेंज करते हैं। We have learned all the 26 letters of the English alphabet। We have learned all the 26 letters of the English alphabet। हमने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर सीख लिए हैं। अब ये सारे शब्द एक पूर्ण भाव व्यक्त कर रहे हैं। मगर फिलहाल कुछ और उदाहरण देखते हैं कंप्लीट थॉट के। यह 7 शब्द देखिए। The, by, bus, I, to, school, travel, school। चलिए अब इन शब्दों को इस तरह से अरेंज करते हैं। I travel to school by the school bus। इनका कंप्लीट थॉट है I travel to school by the school bus। मैं स्कूल बस से स्कूल जाता हूँ। एक सेंटेंस के वह 2 मुख्य भाग जिनके आधार पर दैनिक जीवन में बोला जाने वाला हर सेंटेंस बनता है। ये 2 भाग हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हम यह सीखेंगे कि एक सेंटेंस में कितने प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब एक सेंटेंस के 2 मुख्य भागों के बारे में जानते हैं जिन्हें सब्जेक्ट मतलब विषय और प्रेडिकेट मतलब विधेय कहा जाता है। वर्षा कलेक्ट्स रोजेस। वर्षा गुलाब एकत्र करती है। यह एक सेंटेंस है। अब सोचिए यह सेंटेंस किसके बारे में? वर्षा के, है ना? तो वर्षा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है। एक वाक्य का विषय सरल भाषा में वह है जिसके बारे में वह वाक्य है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन कंप्लीट टर्म्स इज व्हाट और whom the sentence is about।
वर्षा कलेक्ट्स रोजेस। वर्षा गुलाब एकत्र करती है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूरब से उगता है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सन। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूरब से उगता है। मिस्टर रोबो, कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए ना, उनमें मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए बोर्ड की तरफ। सेंटेंस है, माई डॉटर्स स्विमिंग कोच इज एब्सेंट टुडे। मेरी बेटी की तैराकी कोच आज अनुपस्थित है। इसमें सब्जेक्ट है स्विमिंग कोच यानी तैराकी कोच। बिल्कुल ठीक। इस सेंटेंस को देखिए, ईट योर पिज्जा। अपना पिज्जा खाओ। इस सेंटेंस में आपको लगेगा कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सब्जेक्ट अदृश्य है और वह है प्रोनाउन यू, यानी तुम या आप। ईट योर पिज्जा, अपना पिज्जा खाओ। चलिए अब प्रेडिकेट यानी विधेय के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले आता है। हियर कम्स वर्षा, आ गई वर्षा। ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए। इसमें सब्जेक्ट है वर्षा जो बाद में आया है और प्रेडिकेट है हियर कम्स जो पहले आया है। हियर कम्स वर्षा, आ गई वर्षा। पिछले लेसन के अंत में मैंने कहा था कि अगले लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इन 8 वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। यहाँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद हैं। नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी विशेषण, प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह है वर्ब यानी क्रिया, तैरना यानी टू स्विम, कूदना यानी टू जंप, गाना यानी टू सिंग। अगला तरीका है किसी मानसिक क्रिया को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करना, जैसे कल्पना करना यानी टू इमेजिन। और साथ में वह सब्जेक्ट भी दर्शाए गए हैं जो उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट आई, वर्ब टू बी इन द पास्ट टेंस वाज, verb to be in the present tense am, verb to be in the future tense will be। उसी तरह से subject is you and verb to be in past tense is were and verb to be in present tense is are and verb to be in future tense is will be। Similarly, he, she, it, was, is, will be, we, were, are, will be, you, were, are, will be, they, were, are, will be। मगर मिस्टर रोबो, ऐसा क्यों है कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा और यू के साथ आर का, जबकि दोनों ही प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं? स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 व्यक्तियों ए और बी के बीच जो बात हो रही है उसे जरा ध्यान से सुने। मैंने आज राजेश को देखा, वो बस स्टैंड पर खड़ा था। क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, मैं उससे मिला था, मगर काफी दिनों पहले। अब इस बातचीत में जो व्यक्ति बोलता है वह अपने आप को संबोधित करने के लिए अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग करता है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि वक्ता फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। जो व्यक्ति बोलता है वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को संबोधित करने के लिए उसके नाम की जगह इस्तेमाल करता है शब्द तुम का। इस स्थिति में हम कहेंगे कि वक्ता सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। राजेश एक ऐसा व्यक्ति है जो वार्तालाप के समय वक्ता के साथ उपस्थित नहीं है और पूरे वार्तालाप में राजेश का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। उसके बाद उसको जिस शब्द से संबोधित किया जा रहा है वह है उससे, या इस स्थिति में हम कहेंगे कि वक्ता थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। यही वार्तालाप इंग्लिश में इस प्रकार होगी। I saw Rajesh today. He was standing at the bus stop. Have you met him? Yes, I did meet him, but many days ago. पर हमने जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है वह है I, he और you, और इन शब्दों को आप टेबल में भी देख पा रहे होंगे। I इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन में किसी एक व्यक्ति के लिए, you इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन में किसी एक व्यक्ति के लिए, he, she या it इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन में किसी एक व्यक्ति के लिए, we इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन में अनेक व्यक्तियों के लिए, you इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन में अनेक व्यक्तियों के लिए भी, they इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन में अनेक व्यक्तियों के लिए। I के साथ हमेशा जुड़ेगा am, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए, was पास्ट टेंस यानी भूतकाल के लिए, और will be फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के लिए। you के साथ हर अलग काल में वही to be वर्ब जुड़ेंगे जो टेबल में दिए गए हैं। he, she या it इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के लिए, we इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और they इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के लिए।
और इन सभी के साथ हमेशा वही टू बी वर्ब्स जुड़ते हैं जो पहले दिखाई गई टेबल में लिखे थे। क्या आप सबको समझ में आ गया? हाँ। वी आर लेट। हमें देर हो गई है। ही स्पीक्स इंग्लिश। मैंने कार चलाई। They cut down the tree. उन्होंने पेड़ को काट डाला। We made a box. हमने एक डब्बा बनाया। और मिस्टर रोबो, हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब्स BE होते हैं is, am, are, were और was। वर्ब have होते हैं have, had और has। वर्ब do होते हैं do, does और did। आसान शब्दों में कहा जाए तो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वह शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी क्रिया को किस मनोदशा में किया जा रहा है, या किया गया था या किया जाएगा। या फिर यह भी कह सकते हैं कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यह जताते हैं कि की गई क्रिया को किस मनोस्थिति से किया गया था या करने के लिए कहा गया था। उदाहरण देने पर आपको अच्छे से समझ आएगा। मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would, had better और has to, have to या have got to। चलिए अब एक एक करके हर मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले मोडल वर्ब कैन। कैन का इस्तेमाल होता है किसी क्रिया को करने की क्षमता दिखाने के लिए। जैसे आई कैन राइड अ मोटर बाइक। मैं मोटर बाइक चला सकता हूं। मोडल वर्ब कैन वक्ता की मोटर बाइक चलाने की क्षमता को दर्शाता है। आई कैन राइड अ मोटर बाइक। मैं मोटर बाइक चला सकता हूं। कैन आई मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन। क्या मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर सकता हूं। टू सीक परमिशन यानी अनुमति मांगने के लिए। मोडल वर्ब कुड का इस्तेमाल करके वक्ता टीवी पर फुटबॉल मैच देखने का सुझाव दे रहा है। टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। कुड का इस्तेमाल होता है संभावना को दर्शाने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल में कुछ कर पाने की क्षमता को दर्शाने के लिए। There was a time when I could play the guitar beautifully. एक समय था जब मैं बहुत ही अच्छा गिटार बजाता था। मोडल वर्ब कुड का इस्तेमाल करके वक्ता अपनी गिटार बजाने की क्षमता को दर्शा रहा है जो कि भूतकाल में थी मगर अब नहीं। There was a time when I could play the guitar beautifully. एक समय था जब मैं बहुत ही अच्छा गिटार बजाता था। कुड का नकारात्मक रूप होता है could not या couldn't। Examples: They could not go for a movie today. वो आज मूवी देखने नहीं जा पाए। मोडल वर्ब कुड नॉट का इस्तेमाल करके वक्ता किसी के मूवी ना जा पाने की स्थिति को दर्शा रहा है। They could not go for a movie today. वो आज मूवी देखने नहीं जा पाए। अगला ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है मे। इसका इस्तेमाल होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। क्या मुझे कॉफी का एक प्याला मिल सकता है। मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करके वक्ता किसी व्यक्ति से एक प्याला कॉफी लेने का अनुरोध कर रहा है। मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। क्या मुझे कॉफी का एक प्याला मिल सकता है। टू मेक एन ऑफर, यू मस्ट नॉट रन हियर। तुम्हें यहां नहीं दौड़ना चाहिए। अगला ऑक्सिलरी वर्ब है शुड। इट इज यूज्ड टू मेक अ रिकमेंडेशन, सुझाव देने के लिए। ऑन द रोड यू शुड ड्राइव योर कार केयरफुली। सड़क पर कार को ध्यान से चलाना चाहिए। मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करके वक्ता श्रोता को सड़क पर ध्यान से कार चलाने का सुझाव दे रहा है। ऑन द रोड यू शुड ड्राइव योर कार केयरफुली। सड़क पर कार को ध्यान से चलाना चाहिए। सीक परमिशन यानी क्रिया के समय को हम दर्शाते हैं टेंस यानी काल की मदद से। वो क्रियाएं जो वर्तमान काल में हो रही हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स का प्रेजेंट टेंस। वो क्रियाएं जो पहले हो चुकी हैं भूतकाल में उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स का पास्ट टेंस। वो क्रियाएं जो भविष्य में होंगी उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फ्यूचर टेंस। आप सबको टू बी वर्ब्स तो याद है ना? हाँ। स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को पढ़कर आपको फिर से याद आ जाएगा। तो जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, समय को
तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, द पास्ट यानी भूतकाल, द फ्यूचर यानी भविष्य काल, और हर टेंस यानी काल को भी तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो है सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो के जरिए एक समाज सेवा और देश सेवा के लिए एक लाइक बनता है। प्रेस द बेल आइकन और फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें ताकि ये पूरी चैरिटी का कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं और पूरे हिंदुस्तान के युवा अच्छी से अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन सिस्टम को सीख सके। तब हम पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। देश हित के लिए शेयर करें ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। वी वैल्यू योर चैरिटी एंड टाइम। You can visit our website www.bestenglishLimited.com. Subscribe our channel for next video. Thanks for watching. Thanks for your time.